हेलो। यस सर। क्लास शुरू करें दोबारा से? थोड़ा सा यस वेट सर। कर लें और। चलिए, मैक्सिमम लोगों ने कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। चलिए, इस बार आप लोगों ने जल्दी करी है, वरना पिछली बार तो आपने ऐसे किया था कि क्लास डिसकनेक्ट करने के बाद फिर आप कुछ लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया। चलिए, वापस आते हैं। हम फीचर्स डिस्कस कर रहे थे पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी का, यानी क्या एसेंशियल फीचर होगा। हम सारे फीचर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, खासतौर पे एसेंशियल फीचर डिस्कस कर रहे हैं कि जो पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी की कंडीशन होगी उसमें क्या फीचर्स डेवलप होगा। इसमें हमने डिस्कस किया था इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होगा। क्लॉडिकेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ द पल्स होगा। तीसरी कंडीशन हो सकती है पेलर ऑफ द फुट। तो ये मैं समझा रहा था कि पेलर ऑफ द फुट कैसे असेस करते हैं। तो एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं बर्जर टेस्ट। अल्दो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं आपको समझा दूं कि कैसे बर्जर टेस्ट करते हैं। कि आप में से कुछ लोग या मैक्सिमम लोग प्रैक्टिस में ही होंगे, तो हर चीज़ आनी चाहिए। तो मैं खास तौर पे पीजी की प्रिपरेशन इस वजह से नहीं एडवाइस करूंगा कि सिर्फ आप पीजी करना चाहें इसी वजह से पीजी की प्रिपरेशन करें। आप इस वजह से भी करें कि आपका जो पूरा सिलेबस है बीओएमएस का वो रिवाइज हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता वो चीज़ें भी क्लियर हो जाती। जैसे आईएएस की जो तैयारी होती है वो सिर्फ इस वजह से नहीं होती कि सिर्फ आईएएस बने, ऑल्दो वो मोटिव हमारा वही होता है कि आईएएस बनना ही है, चाहे आपको पीजी करना ही है। पर कहने वाले यही कहते हैं कि कम से कम आप कोशिश एक बार करें, उससे चीज़ें आप जब आप प्रिपरेशन कर लेते हैं उसके बाद एक डिफरेंट इंडिविजुअल अपने अंदर पाते हैं। तो जो चीज़ें आपकी क्लियर नहीं थी उसके बाद वो कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो जाता है। तो मेरा मकसद यही है कहने का कि जो चीज़ें मैं क्लास ले रहा हूँ इसमें जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि क्लिनिकल चीज़ें बतानी चाहिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी वो भी बेहतर हो। तो पेलर को कैसे हम असेस कर सकते हैं? तो ऐसी कंडीशन में जिस पेशेंट में आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी हो सकती है या कोई भी इस्कीमिक कंडीशन है उसको आप असेस करना चाह रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिम्स को हम क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं। एलिवेट 90 डिग्री पे करते हैं, 1 या 2 मिनट तक एलिवेट करके रखते हैं, फिर उस पेशेंट के लिम्ब को हम लोअर डाउन कर देते हैं, यानी नीचे लेके आते हैं। तो हम जब एलिवेट कर रहे हैं उस दौरान भी कलर चेंज को नोट करते हैं। सपोज करिए पेशेंट का पहले लिम्ब पिंकिश था और आपने एलिवेट किया, उस दौरान अगर वो पेल हो गया, और दोबारा जब पेशेंट के पेन लिम्ब को अब दोबारा वापस उसके नीचे डिपेंडेंट पार्ट में लेकर आते हैं, लोअर डाउन करते हैं, अगर उसमें फिर रेडनेस दिखाई दे रही है तो ये शो करता है कि उस पेशेंट के अंदर पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी है। और इस कंडीशन में हम मान के चलते हैं कि बर्जर टेस्ट पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से आप लोग क्लियर होगा कि हम टेस्ट कैसे करेंगे। तो पेशेंट को हम जिस लिम्ब के अंदर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, खासतौर पे लोअर लिम्ब ही होता है जिसमें हम एक पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी की कंडीशन देखी जाती है, तो लोअर लिम्ब को हम एलिवेट करते हैं 90 डिग्री पर, 1 या 2 मिनट तक रखते हैं, फिर पेशेंट के लिम्ब को लोअर डाउन करते हैं जहां पेशेंट बैठा हुआ है। सपोज करिए चेयर पे बैठा हुआ है तो उससे नीचे करेंगे, तो हम एक कलर चेंज देखेंगे। तो ये जो रेडनेस हो रही है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इस्कीमिया बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव हम रिफ्रैक्टिव रिएक्शन बोलते हैं इसका। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो रेडनेस क्यों डेवलप होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि जब एलिवेट करते हैं, जब हम लिम्ब को एलिवेट करते हैं उस दौरान स्कीमिया डेवलप होता है, और स्कीमिया को कंपनसेट करने के लिए हमारी बॉडी कोशिश करती है जो आर्टरी है उसको डायलेट कर दें। तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे वो आर्टरी क्या होता है, डायलेट होती है। और जब हम लिम्ब को लोअर डाउन करते हैं तो गश ऑफ द ब्लड डायलेटेड आर्टरी के अंदर आता है, जिसके वजह से वहाँ रेडनेस डेवलप होती है। तो इसको रिफ्रैक्टिव हम मैं एक बार दिखा दूं कि इसको क्या बोलते हैं।
इसको रिफ्रैक्टिव हाइपरेमिया बोलते हैं। तो इस कंडीशन में यानी अगर पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी की केस है तो जो हम लिम्ब को एलिवेट करेंगे और दोबारा उसको डिपेंडेंट पार्ट पे लेके आएंगे या डिपेंडेंट कंडीशन में लेके आएंगे, तो उस कंडीशन में कलर चेंज होता है। कलर चेंज ये होता है जब एलिवेट करोगे तो वो पार्ट पेलर हो जाएगा, जब उसको लोअर डाउन करोगे तो वो पार्ट रेडिश हो जाएगा, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव हाइपरेमिया। और रिफ्रैक्टिव हाइपरेमिया क्यों डेवलप होगा उसका मैकेनिज्म मैंने बता दिया। नेक्स्ट जो फीचर हो सकता है वो हो सकता है लो एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। लो ब्रेकियल इंडेक्स का मतलब ये है, इसमें एंकल प्रेशर हम लेते हैं। एंकल प्रेशर यानी काफ एरिया पे कफ, जो बीपी का कफ होता है उसको बांधते हैं और वहां प्रेशर लेते हैं। फिर हम ब्रेकियल एरिया का प्रेशर लेते हैं। ब्रेकियल एरिया का आपको प्रेशर पता है कि आम का जो एरिया होता है वहां हम प्रेशर लेते हैं। तो इसका एक रेशियो देखा जाता है नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर। ये जो ब्रेकियल या एंकल ब्रेकियल इंडेक्स मोर देन 1 होता है। नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर ये रेशियो कितना होगा, मोर देन 1 होगा। पर अगर ये पेशेंट अगर इस्कीमिक है या पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी की कंडीशन है, उस कंडीशन में जो एबीआई यानी एंकल ब्रेकियल इंडेक्स ये क्या होगा, बिटवीन 1 to 0.5 होगा। अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इस्कीमिक कंडीशन होगी तो ये रेशियो लेस देन 0.5 हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जहां पे पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी होगी वहां एबीआई क्या होगा, एबीआई वो कम होगा, लेस देन 1 होगा। और रेस्ट पेन खास तौर पे तब डेवलप होता है, रेस्ट पेन पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी का एक सिम्टम है। पेशेंट जब रेस्ट में होगा, रात के टाइम जब वो लेट रहा होता है उस दौरान उसके लोअर लिम्ब में पेन होता है। और ये तब होता है जब एबीआई की जो वैल्यू होती है 0.3 है या उससे नीचे है, उस कंडीशन में पेशेंट को रेस्ट पेन होता है। तो यहाँ से हमने डिस्कस किया कि लो एंकल ब्रेकियल इंडेक्स होता क्या है। नॉर्मल लो ब्रेकियल इंडेक्स कितना होता है, तो उसका आंसर है कि 1 होता है। इस्कीमिक चेंजेस हम कम मान के चलेंगे जब ये रेशियो बिटवीन 0.1 से लेकर 0.5 से लेकर 1 तक हो, तो इसको इस्कीमिक चेंजेस मानेंगे। एक्सट्रीम इस्कीमिया तब मानेंगे जब वो 0.5 से कम हो। और रेस्ट पेन की कंडीशन ये है कि रेस्ट पेन पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी की केस में तब होगा जब एंकल ब्रेकियल इंडेक्स लेस देन 0.3 हो या उससे कम हो। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बात करते हैं कि और क्या सिम्टम्स हो सकता है। वो इस्कीमिक रेस्ट पेन हो सकता है जो हमने यहाँ डिस्कस किया। नॉन हीलिंग वुंड डेवलप होगा। नॉन हीलिंग वुंड इस वजह से डेवलप होगा कि आर्टेरियल अक्लूजन की वजह से या आर्टेरियल इनसफिशिएंसी की वजह से वो पार्ट डेड हो जाएगा, स्लफ आउट होगा। फर्स्टली इस्कीमिया की जो फर्स्ट फीचर है ये है कि पहले एक बॉयल्स डेवलप होता है, एक स्मॉल बॉयल्स डेवलप होता है जो इरोड हो जाता है। इरोड होने के बाद वहाँ अल्सर डेवलप हो जाता है, और ये अल्सर इनसफिशिएंसी की वजह से, आर्टेरियल या ब्लड इनसफिशिएंसी की वजह से हील नहीं होता। तो नॉन हीलिंग अल्सर डेवलप होता है पेरिफेरल पार्ट के अंदर। इसके अलावा नेक्रोसिस हो सकती है, एट्रोफी हो सकती है, गैंग्रीन हो सकता है। और इसके साथ साथ ऐसे पेशेंट के अंदर जिसमें पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी होती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होता है। तो ये कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं ऐसे इंडिविजुअल के लिए या ऐसी कंडीशन के लिए जहां पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी देखी जाएगी। कुछ और चीजें हैं इसमें डिस्कस करने के लिए, उसको भी डिस्कस करते हैं कि पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी मेनली किसको अफेक्ट करता है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी मेनली अफेक्ट करता है लोअर लिम्ब को। फीमोरोपोप्लिटियल इन्वॉल्वमेंट खास तौर पे देखी जाती है, कॉमनर कंडीशन है। और अगर हम बात करें कि एओर्टो इलियक और फीमोरोपोप्लिटियल में हम ये कंपैरिजन करें कि कौन सा पार्ट ज्यादा जिसमें पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी देखी जाती है, तो फीमोरोपोप्लिटियल की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी, जिसमें पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी ज्यादा देखी जाएगी एज कंपैरिजन टू एओर्टिक इलियक। अगर आर्म की बात करें यानी हमारे अपर आर्म की बात करें, तो अपर आर्म में ऑल्दो पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी दिखाई देती है और इसमें मोस्टली सबक्लेवियन और एक्सिलरी आर्टरी इन्वॉल्व होती है। पर इसके साथ एक टिपिकल फाइंडिंग ये है कि ऑल्दो सबक्लेवियन आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी के अंदर पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी दिखाई देती है, पर उससे रिलेटेड सिम्टम डेवलप नहीं होता। जैसे लोअर लिम्ब के अंदर सिम्टम डेवलप होता है
पेरिफेरल आर्टेरियल इंसफिशिएंसी के जो एसेंशियल फीचर्स हमने डिस्कस किया था, लोअर लिम्ब में डेवलप होता है पर अपर लिम्ब में नहीं दिखाई देता। इसके पीछे रीजन ये है कि कोलेटरल सर्कुलेशन ज्यादा होता है अपर लिम्ब के अंदर। कोलेटरल सर्कुलेशन का मतलब ये है कि जो मेन सर्कुलेशन है उसके अलावा जो अदर सर्कुलेशन है, जो एसोसिएटेड सर्कुलेटरी कंडीशन हो सकती है। तो चूंकि जो अपर आर्म है, अपर आर्म जिसमें सबक्लेवियन आर्टरी इन्वॉल्व होती है, और उस कंडीशन में कोलेटरल सर्कुलेशन खासतौर पे वहां प्रेजेंट है। कोलेटरल सर्कुलेशन की वजह से इनसफिशिएंसी, पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी के सिम्टम्स नहीं देखे जाते। एक मिनट रुक जाइए, कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं देख लूं मैं। तो यहां तक क्लियर है सबको? तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबक्लेवियन आर्टरी, एक्सिलर आर्टरी, ऑल्दो इसमें पेरिफेरल इनसफिशिएंसी देखी जा सकती है पर इसमें सिम्टम क्यों डेवलप नहीं होता, उसके पीछे रीजन ये है कि कोलेटरल पाथवेज या कोलेटरल सर्कुलेशन बेहतर होता है, इसी वजह से सिम्टम नहीं डेवलप होता। ऑल्दो इन्वॉल्वमेंट उस सबक्लेवियन आर्टरी की भी और एक्सिलर आर्टरी की भी होती है पर वहां सिम्टम दिखाई नहीं देता। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के बारे में पहले डिस्कस कर लिया था कि पेन होता है लोअर लिम्ब में और काफ मसल के अंदर, और खासतौर पे पेन तब दिखाई देता है जब पेशेंट वॉक करता है, ठीक है, और पेशेंट जब रेस्ट पे होगा तो ये पेन सबसाइड कर जाएगा। कॉमनेस्ट मोस्ट कॉमन जो कंडीशन है जो मिमिक कर सकता है क्लॉडिकेशन से, वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस, हिप जॉइंट की या नी जॉइंट की। अगर ऑस्टियो आर्थराइटिस है तो वो मिमिक कर सकता है क्लॉडिकेशन से। या न्यूरो स्पाइनल कंप्रेशन है, उस कंडीशन में भी पेशेंट को सिमिलर पेन हो सकता है। तो क्लॉडिकेशन का अगर कोई केस है या आप क्लॉडिकेशन जिसको आप समझ रहे हैं, तो उस कंडीशन में ज़रूरी है कि ऐसे कंडीशन को भी ध्यान में रखें जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के तौर पे हो सकता है, जैसे ऑस्टियो अर्थराइटिस ऑफ हिप हो सकता है, या नी जॉइंट हो सकती है, या न्यूरो स्पाइनल कंप्रेशन हो सकता है। तो इस दो कंडीशन के अंदर भी क्लॉडिकेशन जैसे सिम्टम डेवलप हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव हाइपरेमिया क्या होता है। बाकी चीज़ें इतने ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। रिफ्रैक्टिव हाइपरेमिया मैंने पहले ही बताया कि इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन है पेरिफेरल वास्कुलर इनसफिशिएंसी का। तो इसमें यही मैंने बताया था कि रिफ्रैक्टिव हाइपरेमिया देखने के लिए हम पेशेंट के लिम्ब को क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे 90 डिग्री तक, और फिर दोबारा जब इसको लोअर डाउन करते हैं उस कंडीशन में चेंजेस आते हैं पेशेंट के। जो लिम्स है उसका पहले पेल होगा, जब लोअर डाउन करेंगे तो रेडिस हो जाएगा, या वहाँ रेडनेस बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव या रिएक्टिव हाइपरेमिया बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन हम क्या कराएंगे अगर पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी है, तो उस कंडीशन में जो चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो ये है कलर ड्यूप्लेक्स इमेजिंग। कलर ड्यूप्लेक्स इमेजिंग कर सकते हैं, या डीएसए कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, जो मैग्नेटिक रेजोनेंस आर्टियोग्राफी करा सकते हैं, या एमआरए कॉन्ट्रास्ट इनहांस एमआरए हम करा सकते हैं। बेसिकली इसमें आर्टियोग्राफी कराई जाती है, आर्टरीज की जो एक इमेज ली जाती है और देखा जाता है कि किस पार्ट के अंदर कोई ऑक्लूजन है, या थ्रोम्बाई है, या इम्बोलस है। अब बात करते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होगा वस्कुलर इंसफिशिएंसी का। तो मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे पहले ये है कि हम प्रिवेंशन करने की कोशिश करेंगे, जो प्रीडिस्पोजिंग कॉज हो सकता है उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो प्रीडिस्पोजिंग कॉज पेरिफेरल आर्टेरियल इंसफिशिएंसी का ये है कि स्मोकिंग, स्मोकिंग एक प्रीडिस्पोजिंग कॉज है। साथ साथ में अगर पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, या हाइपर लिपिडेमिक है, उस कंडीशन में पेरिफेरल आर्टेरियल इंसफिशिएंसी की कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है। तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये होती है कि रिस्क फैक्टर को हम कंट्रोल करें। जैसे स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो पेशेंट पे स्मोकिंग छोड़ने के लिए बोलेंगे। डायबिटीज़ अगर है, पेशेंट डायबिटिक है, तो उसके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की, हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हाइपरटेंशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर डिसलैपिडीमिया अगर है, या हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन है, तो उसको मेडिसिनली हम उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो मेडिकल ट्रीटमेंट है पेरिफेरल इंसफिशिएंसी की, कि हम स्मोकिंग को सीज करें, पेशेंट को बोले स्मोकिंग छोड़ दे, डायबिटीज को कंट्रोल करें, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करेंगे, और हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज और रिहेबिलिटेशन की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज में बेसिकली एक बर्जर एक्सरसाइज है, उसको हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं
तो बर्जर टेस्ट जैसे करते हैं वैसे ही पेशेंट को हम बोलते हैं कि लिम्ब को एलिवेट करें, कुछ देर तक रखे, फिर दोबारा लिम्ब को लोअर डाउन करें। ये तब तक करें जब पेशेंट को पेन होने लग जाए। तो पेशेंट को जब तक पेन होता है तब तक एक्सरसाइज करें, या आप ये एडवाइस कर सकते हैं सुबह शाम वो एक्सरसाइज करें 3 to 4 टाइम, या उससे ज़्यादा हम एडवाइस कर सकते हैं। तो बर्जर एक्सरसाइज और साथ साथ रिहेबिलिटेशन की कोशिश करें। सेकेंड ये हो सकता है कि चूंकि आर्टेरियल इनसफिशिएंसी या पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी के केस में अल्सर डेवलप होता है। तो अल्सर डेवलप होने से बचाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि फुट एरिया का प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो, प्रॉपर केयर हो। प्रॉपर केयर क्या हो सकता है, सपोज करिए कोई एब्रेजन है, कोई लेजन बन रहा है, तो उसको टाइमली उसको टैकल करें, टाइमली उसको मैनेज करें। और साथ साथ में कोशिश करें कि उस एरिया की यानी लोअर लिम्ब की खासतौर पे हाइजीन हम मेंटेन करके रखें। इसके अलावा हम ड्रग्स दे सकते हैं। ड्रग्स में 2 ड्रग्स इस्तेमाल होती है, पेंटॉक्सीफाइलिन और पेंटॉक्सीफाइलिन ये आइडियली इस्तेमाल होती है पेरिफेरल आर्टेरियल इंसफिशिएंसी के केस में। हमने कई सारे पेशेंट में इस्तेमाल करवाया पेंटॉक्सीफाइलिन। तो पेंटॉक्सीफाइलिन बेसिकली 400 mg की टैबलेट आती है जो 1 BD हम देते हैं इसमें। और इस पेंटॉक्सीफाइलिन के इस्तेमाल से बेसिकली ये होता है कि ये रेड सेल्स की जो विस्किसनेस जो होती है, जो चिपचिपा, जो हम ये कह सकते हैं कि जो एडहेसिव कैरेक्टर होता है रेड ब्लड सेल्स की, उसको ये कम कर देता है। तो इससे इजिली इन्फ्यूज होना, ये आप कह सकते हैं कि जो ब्लड है वो डिफ्यूज होना इसका आसान हो जाता है, यानी सर्कुलेशन मेंटेन हो जाता है। तो पेंटॉक्सीफाइलिन दे सकते हैं। इसके अलावा सिलोस्टाजोल हम दे सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज है और ये इनिबिट करता है, और इनिबिटर के साथ साथ वैसोडायलेटर भी है। तो वैसोडायलेटर का मकसद ये है कि वहाँ के उस एरिया की सप्लाई ये इंक्रीज कर देगा। वैसोडायलेटेशन की वजह से जो इस्कीमिक कंडीशन डेवलप हुआ है, वैसोडायलेटेशन की वजह से जो वहाँ सर्कुलेशन रिस्टोर हो जाता है और इस्कीमिक चेंजेस नहीं डेवलप होते। इस्कीमिक चेंजेस डेवलप नहीं होते, साथ साथ में क्लॉडिकेशन की जो कंप्लेन अगर पेशेंट की होगी तो वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये 2 ड्रग्स हम कंबाइंडली दे सकते हैं, पेंटॉक्सीफाइलिन या सिलोस्टाजोल हम भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करेगा पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट की कंप्लेन क्या है। तो 2 ड्रग्स ये दिए जाते हैं खासतौर पे पेरिफेरल आर्टेरियल इंसफिशिएंसी की केस में। तो इसके अलावा हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो एंड वस्कुलर थेरेपी हम दे सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट स्टेनोसिस या लार्ज प्रॉक्सिमल आर्टरीज के अंदर तो पीटीए हम कर सकते हैं। पीटीए बेसिकली यह परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी होती है। पीटीए हम कर सकते हैं खासतौर पे अगर शॉर्ट स्टेनोसिस है और लार्ज प्रॉक्सिमल आर्टरीज के अंदर स्टेनोसिस है, उस कंडीशन में हम पीटीएस कर सकते हैं। पीटीएस से सक्सेस रेट ज़्यादा है। तो 1 ईयर सक्सेस रेट कॉमन इलेक आर्टरी के अंदर 85% है, यानी अगर अगर जो पेरिफेरल आर्टेरियल इंसफिशिएंसी अगर 1 ईयर तक है, 1 ईयर की ड्यूरेशन की है, तो उसमें 85% केस के अंदर इसमें सक्सेस रेट ज़्यादा है। 70% है अगर एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के अंदर है, तो उस कंडीशन में 35% केस में सक्सेस रेट ज़्यादा है। और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के अंदर 70% और फिमोरल पॉप्लेटल आर्टरी के अंदर है तो 50%। यानी 1 ईयर हिस्ट्री है, पेशेंट की कंप्लेन क्या है 1 ईयर से है, उस कंडीशन में इस रेशियो के अंदर पीटीए का या इंडोवास्कुलर थेरेपी जो दी जाती है उसका सक्सेस रेट है। पेशेंट मोस्ट कॉमनली जो कंप्लेन करेगा क्लॉडिकेशन का कंप्लेन करेगा। और तो अगर क्लॉडिकेशन की कंप्लेन सिर्फ है तो ये जरूरी नहीं है कि अगर पेशेंट सिर्फ क्लॉडिकेशन की कंप्लेन कर रहा है तो उसमें हम ऑपरेट करें। तो क्लॉडिकेशन की सिर्फ कंप्लेन में ऑपरेटिव ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो चॉइस ऑफ ऑपरेटिव प्रोसीजर डिपेंड करेगा कि साइट ऑफ ऑक्लूजन क्या है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजन क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। चलिए एक और कंडीशन है बर्जर्स डिजीज, इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद ये क्लास को एंड करेंगे। अल्दो मैं सोच रहा था कि रेनॉल्ड्स डिजीज ही बता दूं, पर ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो कोशिश करेंगे इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्लास को डिसकंटिन्यू करेंगे। अगर बीच में क्लास डिसकंटिन्यू हो जाती है तो दोबारा कनेक्ट कर लेंगे। तो बर्जर्स डिजीज के लिए, और ये टॉपिक खासतौर पे 2 कंडीशन इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा कॉमन है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बर्जर्स डिजीज और रेनॉल्ड्स डिजीज। इससे क्वेश्चन अक्सर आया है और आता रहता है। अगर वहाँ नहीं आता तो अगर कहीं आप पीजी करने के बाद अगर जॉब के लिए जाएंगे, और ख़ास तौर पे अगर आप सर्जरी डिपार्टमेंट से पीजी करते हैं,
तो इस तरह का क्वेश्चन खासतौर पे आर्टेरियल और वेनस डिजीज से क्वेश्चन पूछी जाती है। और आर्टेरियल डिजीज से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो दो ये कंडीशन है जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बर्जस डिजीज और रेनॉल्ड्स डिजीज के। क्या या तो आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा या इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं कि बर्जस डिजीज के लिए सिनोनिम्स क्या इस्तेमाल होता है। अगर इस सिनोनिम्स को याद कर लिया तो इसी से इसके सिम्टम्स और इसके पैथोफिजियोलॉजी को भी आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। तो सिनोनिम्स जो बर्जर डिजीज के लिए इस्तेमाल होता है वो थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस का। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें थ्रोम्बस फॉर्म होगा। एंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल आर्टरीज या आर्टरीज। ऑब्लिटरेंस का मतलब है बंद हो जाना। तो बर्जर्स डिजीज वो कंडीशन है जिसमें इन्फ्लामेशन डेवलप होता है आर्टरी के अंदर, या और उसके साथ साथ थ्रोम्बस फॉर्म होता है। थ्रोम्बस बेसिकली दो कंडीशन होती है। एक तो थ्रोम्बस आर्टरी के अंदर फॉर्म होता है, साथ साथ में जो नेबरिंग वेन होती है उसको भी इन्वॉल्व कर लेता है। तो सिनोनिम्स अगर आप याद रखें और सिनोनिम्स का मतलब अगर याद रखें तो उसी से इसकी कंडीशन आप इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो बर्जस डिजीज है उसमें आर्टरी के अंदर इन्फ्लामेशन होता है। आर्टरी के इन्फ्लामेशन होने के साथ साथ ये सराउंडिंग वेन को इन्वॉल्व करेगा और साथ साथ में आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस फॉर्म होता है और उसके वजह से ऑक्लूजन डेवलप होगा। उस ऑक्लूजन के वजह से बाकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डेवलप होगा। चलिए बात करते हैं कि जो बर्जस डिजीज की कंडीशन है उसको किसने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। ऑल्दो जो बर्जस डिजीज की कंडीशन है उसको फर्स्ट डिस्क्राइब करने वाला जो सर्जन था वो था विनी वाटर। विनी वाटर ने 1879 में सबसे पहले बर्जस डिजीज को एक्सप्लेन किया था। ये पार्ट सार्क सीरीज के अंदर नहीं है, मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। ऐसे ही क्लोडिगेशन का पार्ट उसमें नहीं है, उसको मैंने इंक्लूड किया था। तो विनी वाटर ने, आप चाहें तो आप लिख लें साथ साथ में कि विनी वाटर ने सबसे पहले बर्जस डिजीज की कंडीशन को एक्सप्लेन किया था। पर विनी वाटर के नाम पे इस डिजीज का नाम नहीं रखा गया। उसके पीछे रीजन ये है कि लियो बर्जस जो सेकेंड सर्जन था उन्होंने इसको डॉक्यूमेंट किया और पब्लिश किया। तो दो बार इन्होंने पब्लिश किया, डॉक्यूमेंट किया इस डिजीज को। तो सबसे पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट किया 1908 में, 1908 में इसको डॉक्यूमेंट किया और पब्लिश किया। फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने 1924 में 1924 में इस कंडीशन को पब्लिश किया और डॉक्यूमेंट किया। इसी वजह से सर्जरी, इसी वजह से यूनानी या आयुर्वेदा या जो एलोपैथिक कंडीशन है, एलोपैथिक मेडिसिन है, वहाँ पे रिसर्च वर्क इसी वजह से किए जाते हैं कि रिसर्च से एक तो नेवर चीज़ें आती है, नोवेल चीज़ें आती है, नई चीज़ें आती हैं। साथ साथ में जो चीज़ नेवर होती है, जो नया होता है, जिसने उसको इन्वेंट किया, जिसने उसको बनाया, या तो उसके रेफरेंस में इसको जाना जाता है। तो चूंकि लियो बर्जस ने इस डिजीज को सबसे पहले डॉक्यूमेंट किया, इसको पब्लिश किया, तो इस कंडीशन को लियो बर्जस के नाम से ही बर्जस डिजीज का नाम दिया गया। ऑल्दो इसको एक्सप्लेन करने वाला सबसे पहले विनी वाटर था, उन्होंने इसको डॉक्यूमेंट नहीं किया, उन्होंने पब्लिश नहीं किया, तो पब्लिक डोमेन में ये चीजें नहीं आई। ऑल्दो सबसे पहले जो एक्सप्लेन करने वाला जो सर्जन था विनी वाटर था, पर इस कंडीशन को लियो बर्जस ने पब्लिश भी किया, यानी उस पर रिपोर्ट बनाई, उस पर पेपर बनाया, उन्होंने पब्लिश किया। और इस कंडीशन को दो बार उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, 1908 में और 1924 में। चलिए अब दोबारा से हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन क्या है बर्जस डिजीज का। जो मैंने पहले ही बताया कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है आर्टीरियल वॉल का, जिसमें नेबरिंग वेन जो होती है इन्वॉल्व हो जाती है, नेबरिंग वेन के साथ साथ नर्व भी इन्वॉल्व हो जाता है। और जो इस इन्फ्लामेशन का जो एंड रिजल्ट होता है कि थ्रोम्बस फॉर्म होता है आर्टरी के अंदर। तो जो चेंजेस आते हैं इसी थ्रोम्बस की वजह से चेंजेस आते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस की इटियोलॉजी क्या है। इटियोलॉजी अनोन है, यानी बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पता है। लो एक मिनट में बात करता हूँ, दोबारा मैं भी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं बात करता हूँ। इटियोलॉजी अनोन है और मोस्ट कॉमन कंडीशन जो देखी जाती है लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के अंदर देखी जाती है। यानी बर्जस डिजीज के ऑल्दो इटियोलॉजी अनोन है, पर इसमें देखा गया है कि जो ये कंडीशन डेवलप होती है लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के अंदर कंडीशन देखी जाती है। स्मोकिंग एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है। कंट्रीब्यूटरी फैक्टर जो होता है बर्जस डिजीज का वो है स्मोकिंग। यानी ऐसे इंडिविजुअल में ये कंडीशन देखी जाती है जो स्मोकर हैं। और इसके अलावा अगर पैथोलॉजी की बात करें
तो इसमें स्मॉल और मीडियम साइज जो आर्टरी होती है वो इन्वॉल्व होती है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि बर्जर्स डिजीज के केस में कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है, तो स्मॉल मीडियम साइज आर्टरी इन्वॉल्व होती है। और इसमें जो आर्टरी हो सकती है प्लांटर एरिया की हो सकती है, टिबियल एरिया की हो सकती है और रेडियल एरिया की हो सकती है। डायग्नोसिस बेसिकली डायग्नोसिस इससे हेलो हेलो। Yes, sir. ठीक है, मेरे ख्याल से बीच में क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होगा बर्जर्स डिजीज के अंदर। तो इसमें स्मॉल और मीडियम साइज आर्टरी इन्वॉल्व होती है, सेगमेंटल वास्कुलाइटिस देखी जाती है। तो ये कंडीशन है। अर्ली लेजन्स खासतौर पे इंट्राल्यूमिनल थ्रोम्बस फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें जो इस स्लाइड से जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो इसका सिनोनिम्स जो मैंने बता दिया कि थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस इसको बोलते हैं। ये लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के अंदर देखा जाता है, स्मोकर्स के अंदर देखा जाता है, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। इसके अलावा स्मॉल और मीडियम साइज आर्टरीज में इन्वॉल्व होती है और सेगमेंटल वास्कुलाइटिस देखा जाता है इस कंडीशन के केस। क्लिनिकल फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा, तो क्लिनिकल फीचर्स ये है कि यंग मेल के अंदर देखा जाएगा, और यंग मेल खासतौर पे जो स्मोकर्स होते हैं उसके अंदर कंडीशन देखी जाती है। यंग मेल जब हम कहते हैं इसका मतलब है बिटवीन द 20 to 30 ईयर्स एज होगी। तो ये कंडीशन 20 से 30 साल के एज वाले जो लोग होंगे, जो मेल होंगे, उसमें देखी जाती है। यहीं पे मैं एक डिफरेंस बता दूं कि बर्जर्स डिजीज और रेनॉल्ड्स डिजीज में क्या फर्क है। बर्जर्स डिजीज में खासतौर पे लोअर लिम्ब की इन्वॉल्वमेंट होती है, जबकि रेनॉल्ड्स डिजीज के अंदर अपर लिम्ब की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर इंडिविजुअल की बात करें तो बर्जर्स डिजीज केस में मेल इन्वॉल्व होता है ज्यादा, जबकि रेनॉल्ड्स डिजीज के अंदर फीमेल की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है। तो ये डिफरेंस इस वजह से बता दिया कि आपको चीजें याद रहे। डिफरेंस जब हम याद रखते हैं तो चीजें हमें आसान हो जाती है उसको रिमाइंड करना या रिकॉल करना। तो कॉमन जो एज ग्रुप है जिसमें ये कंडीशन देखी जाती है वो 20 से 30 ईयर्स की है। स्मोकर्स के अंदर देखी जाती है और मेल के अंदर देखी जाती है। लोअर लिम्ब की इन्वॉल्वमेंट इसमें ज्यादा होती है। इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है, वो है माइग्रेटरी थ्रोम्बोफेलेबाइटिस। थ्रोम्बोफेलेबाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ वेन। तो इसमें माइग्रेटरी थ्रोम्बोफेलेबाइटिस की कंडीशन देखी जाती है। थ्रोम्बस भी होगा, साथ साथ में इन्फ्लामेशन भी होगा। तो माइग्रेटरी का मतलब एक ये है कि पहले थ्रोम्बस या इन्फ्लामेशन किसी एक वेन में देखी गई, फिर वो कंडीशन डिस्टेंट वेन के अंदर देखी जाएगी या उससे आसपास के वेन के अंदर देखी जाएगी। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं माइग्रेटरी थ्रोम्बोफेलेबाइटिस। तो ये कॉमन फीचर है बर्जर्स डिजीज का। सिम्टम्स खास तौर पे ये है कि कोल्डनेस होगी, नमनेस होगा फीट के अंदर या टोस के अंदर, ठीक है। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होता है, रेस्ट पेन होगा, कलर चेंज होगा, अल्सरेशन होता है, गैंग्रीन भी हो सकता है, यानी जो अल्सर होगा वो फाइनली क्या होगा, गैंग्रीनस हो जाएगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं बर्जर्स डिजीज के। इन्वेस्टिगेशन हम यही कराएंगे कि इसमें डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, आर्टियोग्राफी कराते हैं। मल्टीपल आर्टियोग्राफी के अंदर मल्टीपल ऑक्लूडेड सेगमेंट्स दिखाई दे सकते हैं या कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस दिखाई देता है। कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस बेसिकली ये बर्जर्स डिजीज या आर्टेरियल ऑक्लूजन का एक क्लिनिकल फीचर है। तो कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस दिखाई देगा वेसल्स के अंदर। और नेक्स्ट जो हो सकता है मार्टोरियल साइंस। मार्टोरियल साइंस अक्सर पूछा जाता है। तो मार्टोरियल साइंस आर्टेरियोग्राफी जब कराएंगे तो मार्टोरियल साइंस दिखाई देगा। इसमें ट्री की रूट की तरफ या स्पाइडर लेग की अपीयरेंस दिखाई देती है आर्टेरियोग्राफी के अंदर। तो मार्टोरियल साइंस बेसिकली ये इस्कीमिक चेंजेस को शो करता है। तो इसमें फाइन टॉर्चुअस वेसल्स दिखाई देंगे, और बेसिकली ये फाइन टॉर्चुअस वेसल्स जो अपीयर होते हैं आर्टियोग्राफी के अंदर वो ट्री रूट की तरह दिखाई देते हैं या स्पाइडर लेग अपीयरेंस की होती है आर्टियोग्राफी के अंदर। मैनेजमेंट बेसिकली हम ये करेंगे कि पेशेंट को स्मोकिंग को छोड़ने के लिए बोलेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज विद इन द लिमिट ऑफ पेन, यानी जब तक पेन हो रहा है, पेन जब तक हो रहा है उससे पहले पेशेंट को बोलेंगे एक्सरसाइज करने के लिए। जब पेन होने लग जाए तो पेशेंट को बोलेंगे एक्सरसाइज को स्टॉप कर दे। रिलीफ ऑफ पेन के लिए कोशिश करेंगे। रिलीफ ऑफ पेन के लिए जरूरी है कि हम मेडिकेशन दें। उसमें मेडिकेशन हम वैसोडायलेटर दे सकते हैं, पेंटॉक्सीफाइलिन जो हमने डिस्कस किया था वो देख सकते हैं,
पैराक्सिलिन दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्लास डिस्कनेक्ट होती है मेरे ख्याल से क्लास। अभी ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। एक काम करते हैं, क्लास डिसकंटिन्यू कर देते हैं अब, ठीक है। मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम हो गया, आप लोग भी थक गए होंगे। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट क्लास से ओके सर। कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो बर्जस डिजीज यहाँ तक हमने जी डिस्कस सर। किया, इससे आगे कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ तक एक चीज बताइए, आप लोग क्लास डिसकंटिन्यू तो कर रहा हूँ मैं, पर यहाँ एंड भागे नहीं छोड़ के। कोशिश करिए कि एक बार मुझे रिस्पॉन्स दे दे, क्या चीज़ आपको समझ में आ रही है, कहाँ परेशानी हो रही है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि मैं बोलता रहूँ, चिल्लाता रहूँ और गला भी खराब करता रहूँ मैं, पर मकसद हमारा ये है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। कई सारे स्टूडेंट्स हैं, गजाला है शायद इसमें, आसिया, गुलफाम, खैर इनको तो जानते हैं। और भी कुछ लोग थे इसमें, नुसरत जहाँ, नुसरत जहाँ मेरे ख्याल से यही है, परवीन है कोई। तो अगर आप लोग अपना फीडबैक देना चाहें, आप बता दें कि क्या इसमें कुछ हो सकती है, क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। शमा है यहाँ। चलिए, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी होगा, तो पढ़ के आए। और कोशिश करें कि क्लास जब बीच में जब इंटरवल मिलता है उसमें चीज़ें आप पढ़ लें, जितनी चीज़ें बताई जाती है। अल्दो यहाँ टारगेट है कि हमें मैक्सिमम चीज़ें निकालनी है, मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है। सिलेबस तो हम तो पढ़ा देंगे, पर हमारे पार्ट पे वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। आपके पार्ट पे चीज़ें कंप्लीट तब होंगी जब आप उसको पढ़ लेंगे थ्रोली। तो कोशिश करें नेक्स्ट क्लास तक वो चीज़ें पढ़ लें। और जब नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करूंगा तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं पूछूंगा मैं। चलिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। ओके सर, थैंक ठीक। यू।